नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने आज लेकर आई हूँ विकास का ये दूसरा वीडियो, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे विकास की चुनौतियों के बारे में। विद्यार्थियों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने विकास के अर्थ के बारे में हमने जाना था, विकास की क्या व्याख्या है उसके बारे में हमने जाना था, विकास के अर्थ के बारे में हमने संकुचित और व्यापकतम दोनों ही अर्थों के बारे में जाना था। विकास के संकुचित अर्थ में हमने आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि दर के बारे में और आधुनिकीकरण को लेकर विकास के संकुचित अर्थ को देखा जाता है, ये हमने चर्चा की थी। व्यापकतम अर्थ में हमने उन्नति, प्रगति और जनता के कल्याण या समाज के कल्याण की हमने बात की थी। विद्यार्थियों, हमने आज बात करनी है विकास की चुनौतियों की। हमने पिछले वीडियो में विकास के बारे में लोकतांत्रिक तरीके को अपनाना ज्यादा उचित होगा एक उदाहरण देकर के हमने समझा था। और लेकिन हमने लोकतांत्रिक तरीका तो हमने अपनाया, लेकिन विकास एक हमारे लिए किस प्रकार चुनौती लेकर आके आया, क्योंकि हम स्वतंत्र भी हो चुके थे, पूरी तरीके से हमें आजादी मिल चुकी थी, लेकिन हम पूरी तरह से कंगाल थे। हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं थी, गरीबी थी, निर्धनता जिसे हम कहते हैं, और कुपोषण के हम शिकार थे, शिक्षा का अभाव था, रोजगार की कमी थी, टेक्नोलॉजी कमी थी, औद्योगिक संस्थान हमारे पास नहीं थे, प्राकृतिक संसाधनों का अभाव था। एक तरह से औपनिवेशिक राज्यों ने जिस प्रकार से एशिया और अफ्रीका में अपने कॉलोनीन बना के अपना रख रखा था, हमें उन कॉलोनीन ने पूरी तरह से खोखला बना दिया था, खाली कर दिया था। और जैसे हम कह सकते हैं कि भारत को एक सोने की चिड़िया कहा जाता है। ये औपनिवेशिक राज्य जो है, औपनिवेशिक देश जो है, ये सोना भी लेके चले गए और हमारी चिड़िया को भी उड़ा के ले गए। कहने का तात्पर्य यह हुआ विद्यार्थियों कि इन्होंने हमें पूरी तरीके से खोखला कर दिया था। अब हमारे सामने यह बात आती है कि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हम विकास की अवधारणा को लेकर के हम काफी सफलता तो हमने हासिल करी, लेकिन बहुत सी चुनौतियों का हमने सामना किया। हमने एशिया और अफ्रीका के जो बहुत सारे देश थे, उन्होंने राजनीतिक आजादी हासिल कर चुके थे, इन औपनिवेशिक राज्यों से हासिल कर चुके थे, लेकिन इन राज्यों के अंतर्गत, एशिया और अफ्रीका के इन विकासशील राज्यों के अंतर्गत स्थिति कैसी थी? कंगाल की स्थिति थी। कंगाल पूरी तरह से बन चुके थे, जीवन स्तर उनका निम्न था, शिक्षा, चिकित्सा और अन्य सुविधाओं की कमी थी, और इन्हें विकसित, विकासशील और देश कहा जाता था। और इनका मुकाबला जो था, इनका जो कंपटीशन था, इनकी जो प्रतिस्पर्धा थी, वो पश्चिमी यूरोप के अमीर देश थे के समक्ष थी और अमेरिका के समक्ष थी। तो ये इनके सामने एक चुनौतीपूर्ण था। 1950 और 60 के दशक में हम देखें तो अधिकतर एशियाई और अफ्रीका देशों ने औपनिवेशिक शासन से आजादी हासिल कर ली थी। उनके सामने सबसे बड़ी समस्या, जैसे कि मैंने आपको बताया, गरीबी, कुपोषण, बेरोजगारी और निरक्षरता और बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। इन सभी समस्याओं का समाधान करना उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि बहुसंख्यक आबादी जो है उसे इन सभी चीजों से वो भुगत रही थी, इनका सामना कर रही थी। उनका क्या तर्क था कि वे पिछड़े किस लिए हैं? वे पिछड़े इसलिए हैं क्योंकि औपनिवेशिक शासन में उनके संसाधनों का उपयोग उनके फायदे के लिए नहीं किया गया, उपनिवेशवादियों के फायदे के लिए किया गया। मतलब ये कॉलोनी जो राष्ट्र थे, इन्होंने अपने फायदे के लिए इन सभी संसाधनों का उपभोग किया। स्वतंत्रता के द्वारा वे अपने संसाधनों का उपयोग अपने राष्ट्रीय हित में सुरक्षित तरीके से कर सकते थे। अब वो पूरी तरह स्वतंत्र हो चुके थे। एशिया, अफ्रीका के जो राष्ट्र हैं, वो पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुके थे। अब वह अपने इन संसाधनों का प्रयोग अपने राष्ट्रीय हितों के लिए कर सकते थे, अपने राष्ट्रीय हितों को मद्देनजर रखते हुए अपने देश का विकास वे स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते थे। स्वतंत्रता के द्वारा वे अपने संसाधनों का उपयोग अपने राष्ट्रीय हित के लिए करना चाह रहे थे सुरक्षित तरीकों से। इस प्रकार अब उनके लिए वैसी नीतियां बनाना संभव था जिससे वे अपने पिछड़ेपन से दूर हो सकें, उबर सकें, है ना, ऊपर आ सकें। औपनिवेशिक मालिक जो ये कॉलोनाइन कंट्रीज थी, इनके स्तर को हासिल करने की ओर बढ़ सके, मतलब इनके स्तर तक, इनके स्टेटस तक हम बढ़ सकें, ऐसे हम अपना विकास कर सकते थे। इस बोध ने इन देशों को विकास परियोजनाएं शुरू करने की प्रेरणा दी। इसी कारण से ये जो विकसित राष्ट्र, विकासशील राष्ट्र थे, इन्होंने क्या किया, इन सब चीज का बोध होने पर, इन सब चीजों का ज्ञान होने पर, उन्होंने अपने विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से, डेवलपमेंट की परियोजनाओं या योजनाओं के माध्यम से, प्लानिंग्स के माध्यम से अपने विकास का कार्यक्रम शुरू किया।
विकास का कार्यक्रम इतना आसान नहीं है, हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है इसके अंतर्गत, और बहुत से जो बहुसंख्यक आबादी है उन्हें इन सब चीजों का भुगतान भी करना होता है। विकास, ये सारी चुनौतियां हमारे सामने हमारे समकक्ष थी। विकास की अवधारणा विगत वर्षों से काफी बदली भी। आरंभिक वर्षों में जोर आर्थिक उन्नति और समाज के आधुनिकीकरण पर दिया गया, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में जाना था कि संकुचित अर्थ में कि आर्थिक वृद्धि दर और आधुनिकीकरण के अंतर्गत ही हम चारों इनके तरफ ही हम घूमते रहे। फिर पश्चिमी देशों के स्तर तक पहुंचने, और साथ में ये था कि आधुनिकीकरण के साथ साथ हम पश्चिमी देशों के साथ के स्तर तक खड़े होने पर, उनके सामने खड़े होने की हम अपनी पहुंच बना सकें। विकासशील देशों ने औद्योगिकरण, कृषि और शिक्षा के आधुनिकीकरण एवं विस्तार के जरिए तेज आर्थिक उन्नति का लक्ष्य निर्धारित किया। इन परियोजनाओं के माध्यम से क्या किया उन्होंने? औद्योगिकरण का विकास किया, कृषि का विकास किया, शिक्षा का विकास किया और शिक्षा में आधुनिकीकरण भी लेकर आया। और विकास का जो गति है उसको थोड़ा सा उसने स्पीड दी, तेजी दी, और आर्थिक उन्नति के लक्ष्य तक को निर्धारित करने का अपना लक्ष्य बना लिया। उस समय यह माना जाता था कि इस तरह के सामाजिक और आर्थिक बदलाव को शुरू करने में केवल राजसत्ता ही सक्षम हो सकती है। राजसत्ता, हमारी सरकार ही जो है अगर मजबूत होगी तो वही हमारे लिए ये सभी चीजें स्थापित कर पाएगी। अनेक देशों ने विकास की महत्वाकांक्षी योजनाओं का सूत्रपात भी किया। एशिया अफ्रीका के बहुत से जो देश जो आजाद हो चुके थे औपनिवेशिक शासनकाल से, उन्होंने भी इन सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं का सूत्रपात किया, मतलब इनको स्थापित किया, और विकसित देशों की मदद ली और कर्ज भी लिया, और कर्ज यानी ऋण लिया, और ऋण लेने के साथ ही अपने इन विकास की परियोजनाओं को अंजाम भी दिया। अब 50 के दशक में प्रारंभ करते हुए भारत में विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं की एक श्रृंखला बन गई। मतलब 50 के दशक में 1950-51 के अंतराल में हम देखें तो पंचवर्षीय योजनाओं को हमने अपना लिया, और उसके अंतर्गत हमने भाखड़ा नागल बांध परियोजना स्थापित करी, और देश के विभिन्न हिस्सों में इस्पात संयंत्रों की स्थापना की बात करी, खनन, उर्वरक उत्पादन और कृषि तकनीकों में सुधार जैसे अनेक बहुत सारी परियोजनाएं हमने शामिल कर ली थी। उम्मीद की गई कि यह बहुआयामी रणनीति जो है आर्थिक रूप से प्रभावी हो सकती है और देश की संपदा में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी भी हो सकती है, ऐसी हमने उम्मीद की। और यह भी हमने उम्मीद करी कि इस बढ़ोतरी से होने वाली जो संपन्नता है वो धीरे धीरे समाज के गरीब तबके तक पहुंच जाएगी, और इसका फायदा जो है वहां तक पहुंच पाएगा, और असमानता जो है वो खत्म हो पाएगी। विज्ञान की ताजा तरीन खोजों को अपनाने और नवीनतम तकनीकों पर काफी विश्वास भी हमने किया। मतलब हमने साइंस और टेक्नोलॉजी का उन पर इतना हमने विश्वास किया कि हम आगे इस असमानता को हम खत्म कर पाएंगे, हम विकास के उच्च स्तर तक पहुंच पाएंगे। भारतीय और प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे नए शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए गए, और उन्नत देशों के ज्ञान तक पहुंचने के लिहाज से उनके साथ सहयोग करने की भी उच्च प्राथमिकता भी हमें मिली। हमने ये सभी चीजें जो हमने स्थापित करी, हमें अन्य देशों का भी हमें हेल्प मिली, हमें सहयोग मिला, और हमने अपनी प्राथमिकता दर्ज कराई, और ये विश्वास भी किया कि विकास की प्रक्रिया समाज को अधिक आधुनिक बना पाएगी, अधिक प्रगतिशील बना पाएगी और अधिक उन्नत भी बना पाएगी। लेकिन हम कह सकते हैं कि हम कोई भी कार्य जब शुरू करते हैं तो उसकी उपलब्धियां हमें प्राप्त होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना, समस्याओं का सामना भी करना होता है, और उसके साथ ही हमें कुछ प्रगति भी मिलती है, और कहीं ना कहीं अवनति का भी हमें सामना करना पड़ता है। दोनों ही पहलू हमें, लेकिन उनका परसेंटेज हम देखें तो कहीं ज्यादा कहीं कम, ये सब चीजें हमारे सामने बनी ही रहती हैं। तो विकास का जो मॉडल भारत और अन्य देशों ने अपनाया, वो पिछले वर्षों में इनकी बहुत सारी आलोचनाएं भी हुई, और इसने विकास के लक्ष्यों और प्रक्रियाओं के बारे में बहुत से पुनर्विचार भी इसमें किया गया। कहने का तात्पर्य ये कि हमने इन चीजों को प्राप्त भी किया, उन्नति भी प्राप्त की, लेकिन हम गरीबी को खत्म नहीं कर पाए, हम असमानता को खत्म नहीं कर पाए, लेकिन काफी हद तक हम यहाँ तक पहुंच भी पाए। तो इसके साथ ही विद्यार्थियों, हमने ये जाना कि विकास की ये जो परियोजनाएं हमने चालू करी, बहु परियोजनाएं हमने चालू करी, और इन परियोजनाओं के शामिल करने से हमारे सामने जो चुनौतियां हमारे समक्ष स्थापित हुई, इन सभी के आधार पर हमने काफी कुछ उन्नति भी प्राप्त करी, और समस्याओं का सामना भी किया, और बहुत सी आलोचनाओं का भी हमने सामना किया। नेक्स्ट वीडियो में हम विकास के मॉडल की बहुत सी आलोचनाओं की चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद एंड नमस्कार।